अब ये पिस्टन नीचे की तरफ को गति करता है। अब पिस्टन पर दबाव पड़ा तो वह क्रैंक को घुमा देता है। अभी तक क्रैंक पिस्टन को घुमा रही थी, पिस्टन को धकेल रही थी, लेकिन ये जो हवा और फ्यूल का मिश्रण जलने से जो गैसों के आयतन में वृद्धि हुई, उन्होंने पिस्टन हेड के ऊपर दबाव डाला तो इन्होंने क्रैंक को तेजी से घुमा दिया। तो थर्ड स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक। जो भी एयर फ्यूल मिश्रण इसके अंदर आया था वो जला, उसके जलने से गैसों के आयतन में अत्यधिक वृद्धि हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा। उस प्रेशर ने इस पिस्टन हेड के ऊपर दबाव डाला। उस दबाव के प्रभाव से पिस्टन बहुत तेजी से नीचे को आया। तो इसने जो दबाव यहाँ पर मिला था, इस दबाव को इस कनेक्टिंग रॉड ने सीधे से इस क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसफर कर दिया और यह क्रैंकशाफ्ट तेजी से घूमने लगी। इस क्रैंकशाफ्ट ने उस पावर को फ्लाईव्हील को दे दिया, क्योंकि फ्लाईव्हील इसके रियर एंड में लगा हुआ है। और फ्लाईव्हील क्या है, वो हमने मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के कारण जब आप किसी भारी वस्तु को या किसी भारी हवा भरे टायर को एक चक्कर चलाते हो तो कई चक्कर चलना शुरू कर देता है, अपने आप चला जाता है। इसी तरह से क्रैंकशाफ्ट को अगर एक रोटेशन, फ्लाईव्हील को एक रोटेशन मिल गई तो वो कई चक्कर घूमता ही रहता है। अब वो कितने देर तक घूमेगा, इट्स डिपेंड ऑन कि यहाँ पर कितना पावर मिली है, यहाँ पर कितना दबाव मिला है। ये दाब लगभग 60 मेगापास्कल का होता है और ये जो सक्शन होती है लगभग 30 किलो पास्कल की होती है। ठीक है, तो ये दबाव जो सीधे सीधे क्रैंकशाफ्ट को गया था, ये क्रैंकशाफ्ट को तेजी से घुमा देता है। अब ये टेम्परेचर 1375 डिग्री होता है। जिस समय कंबशन होता है, फुली एयर फ्यूल मिश्रण पूरी तरह से जल जाता है, तो उस समय इंजन सिलेंडर का तापमान लगभग 1375 डिग्री तक बढ़ जाता है। इतना अधिक तापमान इंजन के पार्ट्स पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। और जो पावर मिली वो पावर भी मिल चुकी है। अब आवश्यकता क्या है कि जली हुई गैसों को इंजन सिलेंडर से बाहर निकाला जाए। तो जब पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, अभी ये पूरी तरह से बीडीसी पर पहुंचा भी नहीं है, ये मैंने रेड से यानी पिंक से दिखा रखा है, ये पावर स्ट्रोक है। अब ये जब लगभग 60 डिग्री बिफोर बीडीसी होता है तो एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। ये जो खुलने का है यह डिपेंड करता है केम की प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है तो जली हुई गैसों की बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है और वो गैसें एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते से निकलना शुरू हो जाती हैं। अभी पिस्टन नीचे को ही जा रहा होता है। जब पिस्टन बीडीसी पर जाने के बाद फिर टीडीसी की तरफ आता है तो इन सारी जली हुई गैसों को स्वीप कर देता है, यानी इंजन सिलेंडर के बाहर निकाल देता है। ये गैसें एग्जॉस्ट वाल्व, देन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, देन कैटालिटिक कन्वर्टर, यदि टर्बोचार्जर लगा तो उसको चलाती हुई ये कैटालिटिक कन्वर्टर से साइलेंसर पाइप और टेल पाइप से वायुमंडल में विक्षेपित हो जाता है। इस तरह से जैसे ही ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक खत्म होता है, फिर से सक्शन स्ट्रोक चालू हो जाता है और यह क्रिया बार बार एच पर फायरिंग ऑर्डर चलती रहती है। 4 सिलेंडर हैं तो 1, 3, 4, 2। जब 4 स्ट्रोक अगर ये सिंगल सिलेंडर का है तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वह क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में पूरी होती हैं। पहला चक्कर सक्शन स्ट्रोक, दूसरा इसी चक्कर में दूसरा स्ट्रोक कंप्रेशन, दूसरे चक्कर में मिला पावर और इसी दूसरे चक्कर के अंत में मिला एग्जॉस्ट। लेकिन एग्जॉस्ट स्ट्रोक थ्योरेटिकली 2 राउंड में, क्रैंक की 2 रिवॉल्यूशन में, यानी 720 डिग्री पर कंप्लीट हो गया थ्योरेटिकली, नॉट एक्चुअली। एक्चुअली में क्या होता है, जब तीसरा चक्कर शुरू हो जाता है क्रैंक का और पिस्टन सक्शन स्ट्रोक में लगभग
10 डिग्री आफ्टर टीडीसी जा चुका होता है तब तक भी एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। और ये एग्जॉस्ट वाल्व के यहाँ आने से पहले ही यानी 15 डिग्री बिफोर टीडीसी, लगभग 15 डिग्री बिफोर टीडीसी ये इनलेट वाल्व भी खुल जाता है। ये 15 डिग्री और ये 10 डिग्री। अभी पिस्टन ऊपर को ही आ रहा है और इनलेट वाल्व खुल चुका है। पिस्टन जली हुई गैसों को बाहर धकेल रहा है और उस जली हुई गैसों को बाहर निकालने में ये जो इनलेट वाल्व खुला हुआ है तो मैनीफोल्ड के रास्ते, इनलेट वाल्व के रास्ते एयर फ्यूल मिश्रण भी इसके अंदर आना शुरू हो गया। अब वो एयर फ्यूल मिश्रण क्योंकि ठंडा है और भारी है, उसकी वेलोसिटी कम है और जो गैसें निकल रही हैं वो जली हुई गैसें हैं, उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और उसे पिस्टन भी स्वीप कर रहा है, पिस्टन झाड़ू लगा रहा है, बाहर को निकाल रहा है उसे। तो ये जो ओवरलैप है, ये जो पहले खुला हुआ है और बाद तक खुला हुआ है, इस स्थिति को कहते हैं वाल्व ओवरलैप। क्या कहते हैं? वाल्व ओवरलैप। वाल्व ओवरलैप वह परिस्थिति है या वह स्थिति है जब इंजन सिलेंडर के दोनों ही वाल्व खुले हुए हैं, सक्शन स्ट्रोक भी चालू हो गई है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक तो चालू है ही, पहले से ही एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट है और अब सक्शन स्ट्रोक भी शुरू होगी। तो ये जो फ्रेश चार्ज है, ये जो एयर फ्यूल मिश्रण को चार्ज बोला जाता है, जो ये फ्रेश चार्ज है इस जली हुई गैसों को बाहर निकालने में मदद करता है। और फिर जो गैसें लास्ट में रह गई हैं वो थोड़ा भारी भी हैं, उनमें अध जले हाइड्रोकार्बन भी हैं, तो उनको भी पूरी तरह से जलाने के लिए कुछ वो जली हुई गैसें इनलेट मैनीफोल्ड की तरफ को भी चली जाती हैं और वो दोबारा से इंजन सिलेंडर के अंदर जाकर पूरी तरह से जल जाती हैं और फ्रेश एयर को थोड़ा सा उसको प्री हीटिंग भी करती है। यह पुराने इंजन की कार्यप्रणाली मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी फिर नए इंजन में क्या क्या हुआ, कैसे वेरिएबल वाल्व टाइमिंग कैसे काम करती है, क्यों ज़रूरत पड़ी वेरिएबल वाल्व टाइमिंग की, उस पर हम आगे बात करेंगे। इस तरह से एक 2 चक्रों में एक पावर स्ट्रोक मिल गई सिंगल सिलेंडर में। पर जैसे जैसे हम सिलेंडरों की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे ही ये पावर इम्पल्स अलग अलग क्रैंक एंगल पर मिलना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए जो बड़े इंजन होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं और जो छोटे इंजन होते हैं वो कम पावरफुल होते हैं। इसको जस्टिफाई ऐसे किया जा सकता है, ये पूरी जो प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस कितने चक्करों में पूरी हुई? 2 चक्करों में हुई। क्रैंक के 2 रोटेशन यानी 720 डिग्री में हुई। 720 डिग्री में सिंगल सिलेंडर में प्राप्त हुई। पर यदि हम इंजन सिलेंडर की संख्या 2 कर देते हैं तो कितने डिग्री में मिलेगी? इसको इससे डिवाइड कर दो, कितने में मिली? 360 डिग्री में, यानी हर चक्कर में हमें पावर स्ट्रोक मिल जाएगी। 3 पे करेंगे तो कितने डिग्री पे? 240 डिग्री पे। अब 4 पे करेंगे तो 180 डिग्री पे और 6 पे करेंगे तो 120 डिग्री पे। 6 सिलेंडर का इंजन एक क्रैंक रोटेशन में 3 पावर स्ट्रोक पैदा कर देता है, इसीलिए उसकी पावर बढ़ जाती है। समझ में आ गई? अब जब फ्यूल एवरेज निकालने के सवाल आएंगे तो वहां पर ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, उस पर हम फिर कभी बाद में बात करेंगे। तो जैसे जैसे इंजन सिलेंडरों की संख्या बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हमें ज़्यादा पावर मिलने लगती है। यानी सिंगल सिलेंडर में क्रैंक के 2 चक्कर में 1 पावर मिलती है, डबल सिलेंडरों की संख्या 2 कर देते हैं तो हर चक्कर में 1 पावर स्ट्रोक मिलने लगती है। 4 कर देते हैं तो 1 चक्कर में 2 मिलने लगती हैं।
अगर 6 सिलेंडर कर देते हैं तो एक चक्कर में 3 पावर स्ट्रोक मिलने लगते हैं। इससे टॉर्क बढ़ जाता है, पिकअप बढ़ जाता है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए जो हैवी इंजन होते हैं, जो बड़े ट्रक हैं उनमें 6 सिलेंडर इंजन है, और जो छोटे छोटे ट्रक होते हैं लाइट या मीडियम, उनमें 4 सिलेंडर है। ये सब डिपेंड करता है लेंथ ऑफ स्ट्रोक और इंजन के बोर डाया के ऊपर। पहुंच कर दिया। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो 10 डिग्री बिफोर TDC इसको स्पार्क डिलीवर किया गया, तो ये क्यों किया गया? कोई भी कंबशन है, कंबशन क्या है? कंबशन एक ज्वलन है, जलना। मैं ये माचिस लेके तुम्हें जला के दिखा रहा हूं। क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? हाँ बोलो, क्या देखा? इसने जलने में थोड़ा समय लगाया। चलो, मैंने इसको निकालने में समय नहीं है इसमें। ये जब मैं इसके साथ रगड़ रहा हूं, और क्या देखा? जलने के बाद ये एकदम से ये फ्लेम फ्रंट ये वाली प्राप्त नहीं हुई, अब जाकर ये कंट्रोल्ड कंबशन हुआ। तो इसके 4 चरण होते हैं कंबशन के। पहला है डिले पीरियड। फर्स्ट चरण क्या है? कंबशन लैग, इग्निशन लैग उसको बोलते हैं, या उसे डिले पीरियड कह रहे हैं। जब स्पार्क प्लग से, ये स्पार्क प्लग के बीच में लगा हुआ ये जो काला सा बाहर निकला हुआ ये है इसका सेंटर इलेक्ट्रोड, और ये इंसुलेटेड है ताकि ये बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो। ये सेंटर इलेक्ट्रोड है बीच में, और ये जो ऐसा लगा हुआ है ये बॉडी के साथ ही हूं, ये है अर्थ इलेक्ट्रोड। इन दोनों के बीच में गैप है। कितना गैप है? जोर से बोल। 0.7 to 1 mm भी हो सकता है ये अलग अलग मैन्युफैक्चरर, और इसकी रेंज क्या है? ये शॉर्ट रेंज का है, ये लॉन्ग रेंज का है, ये मीडियम रेंज का है, ये किस वाहन का है? मोटरसाइकिल का है, 3 सिलेंडर इंजन का है, 4 सिलेंडर इंजन का है, या 6 सिलेंडर इंजन का है। ठीक है, तो ये गैप क्यों रखा जाता है? ये गैप इसलिए रखा जाता है ताकि स्पार्क जंप करे, ताकि स्पार्क जंप करे, दूर तक जाए। तो जब ये स्पार्क डिलीवर हो रहा है, तो डिलीवर होने से इस कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिश्रण के ऊपर जाने तक और उसके बाद ज्वलन शुरू होने तक जो समय लगता है, जो समय लैग होता है, वो कहलाता है इग्निशन लैग या डिले पीरियड। समझ में आ गई बात? डीजल फ्यूल इंजेक्टर में जब वो फ्यूल लिक्विड से ऑटोमाइज हो रहा है और फिर वो वहाँ कंप्रेस्ड एयर तक पहुँच रहा है, तो उसका लगा हुआ टाइम को बोलते हैं उसमें डिले पीरियड। ये क्या है? जब स्पार्क जंप हो रहा है, जंप होने के बाद एयर फ्यूल मिश्रण के ऊपर पड़ा और एयर फ्यूल मिश्रण जलना शुरू हुआ, तो इसके बीच में जो समय लगा वो कहलाता है इग्निशन लैग। फिर ज्वलन, ये यहाँ पहुँच गया, पहुँचते ही एकदम से, अभी मैंने माचिस जलाई तब मैंने बोला क्या क्या चीज़ें देख रहे हो? ज्वलन शुरू होने के बाद एकदम से वो कंट्रोल्ड कंबशन नहीं हुआ, वो थोड़ा सा तेज जला। फिर देखो इसी प्रक्रिया को फिर से देखो, ये जब इसने बहुत तेज फ्लेम दिया वो था अनकंट्रोल्ड कंबशन। अब ये क्या है? कंट्रोल्ड कंबशन। कितनी स्थिति हो गई? पहला डिले पीरियड, दूसरा अनकंट्रोल्ड कंबशन, क्योंकि जैसे ही इसमें आग लगी तो वो भक से फैली, वो फ्लेम फ्रंट यहां तक गया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, क्योंकि इनमें टर्बुलेंस है, पर पूरी तरह से एयर फ्यूल मिश्रण जलना शुरू नहीं हुआ। कहीं कहीं जल रहा, कहीं तेजी से जल रहा। जब यह पूरी तरह से समांग रूप से जलने लग जाता है, जैसे इसमें अभी लॉ बनी थी, तो वो कहलाता है कंट्रोल्ड
कंबशन। अब पिस्टन तो ऊपर को आ रहा है, पिस्टन ऊपर को आ रहा है और ये प्रक्रिया चालू है। यहां आने के बाद वो और ज्यादा कंप्रेस्ड हो गया एयर फ्यूल मिश्रण, और जो फ्यूल इसके अंदर वेपोराइज हुआ था वह भी कंडेंस हो गया बीच में, वह भी थोड़ा सा लिक्विफाइड हो गया। तो देर तक यह जलता ही रहता है। पहली प्रक्रिया डिले पीरियड, ये 10 डिग्री बिफोर टीडीसी इसको स्पार्क डिलीवर हुआ, इसने जलने में थोड़ा सा समय लगाया जो इग्निशन लैग कहलाया। फिर यहां से यहां तक ये लगभग अनकंट्रोल्ड कंबशन रहा, फिर यहां से यहां तक ये कंट्रोल्ड कंबशन रहा। कंबशन कंट्रोल्ड रूप से सारे ये फ्लेम फ्रंट यहां तक पहुंच गई है, पूरे मिश्रण को आग लग चुकी है और आग लगी रही है। टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है तो प्रेशर में भी वृद्धि हो रही है, अब गैसों के आयतन में वृद्धि हो रही है। तो उन्होंने जो दबाव डाला, पिस्टन नीचे की तरफ को आया, यानी बीडीसी की तरफ को आया, तब तक भी यह एयर फ्यूल मिश्रण जल ही रहा है। तो ये जो चौथी स्टेज है यह है पोस्ट कंबशन। कंबशन की कुल 4 स्थितियां हैं। पहला डिले पीरियड, दूसरा अनकंट्रोल्ड कंबशन, तीसरा कंट्रोल्ड कंबशन एंड फोर्थ पोस्ट कंबशन। ये देर तक जलती ही रहती है। तो इस वजह से काफ़ी अध जले हाइड्रोकार्बन वायुमंडल में विक्षेपित हो जाते हैं। इस कारण से इंजन सिलेंडर का तापमान भी काफ़ी बढ़ जाता है। यदि वह देर तक पोस्ट कंबशन चलता ही रहा तब भी इंजन के तापमान में वृद्धि हो जाती है। अब हमारे वायुमंडल में जो कंपोजिशन है वो क्या है? ऑक्सीजन ओनली 29% है, 78% क्या है? नाइट्रोजन है, और बाकी बची हुई अन्य कार्बन डाइऑक्साइड एंड अन्य गैसों का मिश्रण है। आमतौर पर नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, पर जब तापमान 1300 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो फिर नाइट्रोजन जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनने शुरू हो जाते हैं। NOx, वो NO भी हो सकती है, वो NO2 भी हो सकती है, NOx से बनना शुरू हो जाते हैं। पहले यह पाया जाता था कि NOx से ज़्यादा हानिकारक नहीं है, परंतु जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है और इन एग्जॉस्ट गैसों में कई ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं जो चिपचिपे होते हैं, ये NOx के साथ मिलकर जब बाहर निकलते हैं तो यह एक पर्टिकुलेट मैटर से बना लेते हैं। इसमें वायुमंडल की अन्य धूल मिल जाती है। जब ये उड़ के अभी तो प्रेशराइज्ड हैं, जो इंजन से बाहर निकल रहे हैं तो वो प्रेशराइज्ड गैस है, ये वायुमंडल में जाते हुए काफ़ी ऊपर चली जाती है, गर्म गैस है, एकदम से चली गई। पर जब ऊपर जाने के बाद ठंडा होता है और तब ये और संघनित होकर इसमें वायुमंडल की और गंदगी मिलकर ये एक स्मोग बना देती हैं। क्या बनाती हैं? स्मोग, SMOG। स्मोक अलग चीज है और एक है स्मोग। इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, वायुमंडल की धूल, कार्बन के कण, शूट, ये सारे पार्टिकल मिलकर एक काली चादर बना देते हैं। ये महानगरों में, खास तौर पर दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता, कानपुर, इंदौर, जो भी इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, उस जगह पर जाड़ों में यह स्मोक की समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। इस स्मोक के कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं आ पाती और पृथ्वी से विकिरित होने वाली ऊर्जा वायुमंडल में नहीं जा पाती, जिस कारण से श्वसन में परेशानी होती है, ब्रोंकाइटिस, खांसी होती है, दमा, और जो ज़्यादा बीमार लोग हैं जिन्हें पहले से ही खांसी और दमा वगैरह है तो यह इसके साथ साथ ही यह लंग कैंसर का भी कारण बनता है। इसलिए ऑटोमोटिव पोल्यूशन को कम करने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें, नए नए इक्विपमेंट्स लगाए गए। उसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इमिशन कंट्रोल के लिए आगे क्या क्या हुआ, उसी में यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, ये जो थे वैश्विक मानक थे, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड हैं, यूरोपियन देशों में अपनाए जाने वाले स्टैंडर्ड हैं। उसी के इक्विवेलेंट इंडियन स्टैंडर्ड हैं BS1, BS2, BS3, BS4 एंड BS6।
इस पे आगे आने वाले टाइम पर बात करेंगे।